नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित सारे वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं प्रतिदिन। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे, भारत सरकार ने जाति जनगणना करने के लिए मुख्य जनगणना के साथ राजी हो गई लगती है। विचार मंथन चल रहा है और ओबीसी जनगणना के लिए मन बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन, जिसे कि संविधान सम्मान सम्मेलन का नाम दिया गया था, 2 दिन पहले उन्होंने मुद्दा उठाया और कहा कि सिर्फ ओबीसी जनगणना के नाम पर एक कॉलम बना देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तमाम जातियां जो ओबीसी की हैं सबको वर्गीकृत करके सभी की गणना पेश करनी होगी और वह भी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक सारी स्थितियों का खुलासा करना होगा जनगणना में। मुख्य जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी वजह कोविड बताया गया था, लेकिन कोविड 2021 में ही खत्म हो गया था, जा चुका था। उसके बावजूद भी 3 साल लग गए जनगणना शुरू करने के लिए। सितंबर 2024 यानी अगले महीने से जनगणना करने की शुरुआत करने वाली है सरकार। अब देखिए, जनगणना होती है, शुरुआत होती है या नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनगणना से इसीलिए बचते रहे हैं कि ओबीसी जनगणना की मांग शुरू हो जाएगी अगर मुख्य जनगणना की जाएगी तो। और वही हुआ भी। नरेंद्र मोदी जिस बात के लिए डरते थे वही हुआ। और ओबीसी जनगणना को जिस तरह से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठा करके चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बना दिया, भले ही इस मुद्दे से बड़ी कामयाबी न मिली हो, लेकिन यह मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं। अच्छी जीत न होने के बावजूद भी आज भी राहुल गांधी चुनाव में जो ओबीसी जनगणना की मुद्दा बना करके बड़े पैमाने पर मांग उठा रहे थे, उसी तरह से आज भी ललकार रहे हैं। और इलाहाबाद के संविधान सम्मेलन में यह बात साबित कर दिया है और उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि अगर ओबीसी जनगणना नहीं कराई जाएगी, ओबीसी को उनका हक अधिकार नहीं दिलाया जाएगा, तो इस सरकार को बदल देना। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, जो बात अभी तक नहीं कही थी वह बात कही। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूर हो गए जाति जनगणना कराने के लिए। और ओबीसी जो कि दबे कुचले, शोषित, गरीबी रेखा के नीचे दबे हुए हैं, उनकी गणना कराने के लिए तैयार हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को एक तरह से झुका दिया राहुल गांधी ने ओबीसी जनगणना के मामले में। आरएसएस कभी नहीं चाहता था कि ओबीसी की जनगणना हो और उनके संख्या बल के आधार पर उन्हें भागीदारी दी जाए, उनका हक अधिकार सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि अगर ओबीसी जनगणना होगी और ओबीसी का संख्या बल सामने आएगा तो वह चौंकाने वाला होगा। और इतना चौंकाने वाला होगा कि आज जो सवर्ण जातियां ओबीसी की हकमारी कर रही हैं, अगर संख्या बल के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा
तो सवर्ण जातियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ 15% बचेगा। और आज सवर्ण जातियां 90% पर डटी हुई हैं। 90% एक तरह से कह सकते हैं कि 90% आरक्षण ले रही है। हिस्से में उनके सिर्फ 15% होना चाहिए, लेकिन 90% पर है। तो इसी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कि सवर्ण जातियां हमेशा राज करें, हमेशा शासन में, प्रशासन में, राजनीति में और समाज के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखें, इसलिए ओबीसी को आगे लाना खतरनाक होगा। लेकिन अब आरएसएस को झुकना पड़ गया है, राहुल गांधी की हुंकार से बीजेपी को झुकना पड़ गया है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और यहाँ तक कि नीतीश कुमार का भी नाम लिया जा सकता है। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले पहल की है ओबीसी जनगणना को सामने लाने के लिए, और बिहार में उन्होंने करके दिखाया भी। तो आज प्रधानमंत्री बैकफुट पर आ गए हैं और ओबीसी जनगणना कराने के लिए राजी हो गए हैं, और राहुल गांधी उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि सिर्फ जनगणना ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों का भी खुलासा होना चाहिए जनगणना रिपोर्ट में। और अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि बिहार में अगर ओबीसी की संख्या 63% है तो राष्ट्रीय स्तर पर 55 से 60% के बीच, या यूं कहें कि 57-58% से कम ओबीसी नहीं होंगे। और जब जनगणना होगी तभी खुलासा हो पाएगा कि वास्तविक संख्या कितनी है। आज ओबीसी को 52% माना जाता है, और 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, उसके आधार पर 52% माना जाता है। और मंडल आयोग ने अनुशंसा में अपने कहा है कि इन्हें कम से कम 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। कहाँ 63% और कहाँ 27%। बिहार में हुई जनगणना से पता चला कि ओबीसी 63% है और उसे 27% दिया जा रहा है आरक्षण। तो यह कहाँ की नाइंसाफ़ी है। और इस नाइंसाफ़ी हकमारी के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया है, जबकि वह ओबीसी भी नहीं है, याद रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी ओबीसी नहीं थे जिन्होंने मंडल आयोग लागू किया था। अब भले ही उन्होंने राजनैतिक पैंतरे के तहत लागू किया हो ओबीसी का वोट हासिल करने के लिए, लेकिन कम से कम सोचा तो कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अर्जुन सिंह भी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने न सिर्फ शिक्षा में, उन्होंने न सिर्फ नौकरियों में बल्कि शिक्षा में भी तमाम संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज़ में, IIM, IIT जैसे तमाम संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया मंडल आयोग के तहत। हम समझते हैं कि ओबीसी जितना संघर्ष नहीं किए हैं, ओबीसी के बड़े नेता जितना संघर्ष नहीं किए हैं, उससे ज़्यादा संघर्ष किए हैं गैर ओबीसी यानी सवर्ण जातियों ने। और वे सवर्ण जातियां ऐसी हैं जिनका कि वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं है, जिनका जातिवाद में विश्वास नहीं है, और जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सोच वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने ही ओबीसी की हकमारी रोकने के लिए, ओबीसी का आरक्षण रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुत्सित प्रयासों को सामने लाया, उसका भंडाफोड़ किया और उन्हें शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की। तो राहुल गांधी ने सम्मेलन जो हुआ था अभी 2 दिन पहले, संविधान सम्मान सम्मेलन, उसमें जितना पुरजोर ढंग से उठाया और कहा कि सिर्फ ओबीसी कॉलम दे देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी
सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति भी दिखानी होगी कि कितना कौन पढ़ा लिखा है, कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग सड़क पर हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनगणना तो जरूर कराएंगे, लेकिन जनगणना के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार, संख्या बल के अनुसार आरक्षण नहीं दे सकेंगे। आरएसएस आड़े आ जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ जाएंगे। आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि संख्या बल के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, और प्रधानमंत्री उसी संघ से निकले हुए प्रचारक हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं और प्रधानमंत्री बाद में। तो समझा जा सकता है कि एक आरएसएस का प्रचारक जो कई सालों से इनकार करता रहा है ओबीसी जनगणना कराने के लिए, आज वह तैयार हुआ है, तो क्या ईमानदारी से ओबीसी का संख्या बल सामने लाएगा? ओबीसी की असली जनसंख्या सामने आएगी? देखिए, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर ओबीसी गणना में किसी तरह की लापरवाही या चालाकी की जाएगी तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेता बैठे हुए हैं, उन पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर से आंदोलन शुरू होगा और भारतीय जनता पार्टी को समझा जाएगा कि यह ओबीसी विरोधी पार्टी है। और जिस दिन यह साबित कर दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति से सफाया हो जाएगा। फिर वह वोट हासिल ही नहीं कर पाएगी और उसकी सरकार बन ही नहीं पाएगी। सरकारी जनसंख्या सेंसस होने के पहले कुछ संस्थानों द्वारा ओबीसी के बारे में, दलित के बारे में डेटा प्रस्तुत किया गया है। आज हम वह डेटा प्रस्तुत करना चाहेंगे आपके सामने। यह डेटा PUW रिसर्च का है और जो काफ़ी हद तक विश्वसनीय माना जा रहा है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में ओबीसी में सबसे ज़्यादा संख्या यादवों की है और यह संख्या लगभग 14.50 यानी 14.5% तक है। 14.5% बहुत होता है। और अगर देखें तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को मिला है, या जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है, क्रीमी लेयर में अधिकांश यादव ही हैं। और शासन में 27% आरक्षण लेकर के जो नियुक्तियां हुई हैं, जो अधिकारी आज IAS, PCS, कलेक्टर और तमाम अधिकारी हैं, उसमें यादवों की संख्या ज़्यादा है। यादव के बाद रविदास का नंबर आता है जो कि 5.25% हैं। ये दलित हैं, 5.25% इनकी संख्या है। इसके बाद पासवान का नंबर आता है जो लगभग 5.31% हैं। मुसहर 3.8%, कुशवाहा 4.21% इस रिसर्च में बताया गया है। याद रहे, यह सिर्फ कुशवाहा जाति, ओबीसी में जो कुशवाहा आते हैं उनका आंकड़ा है। अगर इसमें मौर्य को शामिल कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि जितने कुशवाहा हैं उतने ही लगभग मौर्य भी होंगे। और अगर इसमें शाक्य, सैनी, मंडल, दांगी, कुशवाहों की लगभग 25 जातियां, उपजातियां होती हैं।
और इन सभी उपजातियों का यह आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा सिर्फ कुशवाहा जाति के लोगों की है। और इनकी उपजातियों में जाएं तो 25 उपजातियों को मिला करके हमें लगता है कि यादवों से कम कुशवाहा मौर्य की संख्या कम नहीं है। कुर्मी की संख्या 2.75% बताई गई है। तो ये मोटे तौर पर आंकड़े निकल करके सामने आए हैं, और अगर ये आंकड़े सही हैं तो हम समझते हैं कि कुल जनसंख्या में अगर 14.5% यादव हैं तो इतना ही या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कुशवाहा, मौर्य, दांगी, साक्य, सैनी सबको मिला करके। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो इनको इतना आरक्षण देना पड़ेगा। और जो कैप लगा रखा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देंगे, उस कैप को तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही उठा करके फेंक दिया है, और जाति आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण सवर्ण जातियों को देने का काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उसमें जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ठसक के साथ 2019 में चुनाव होने से पहले जिस तरह से EWS कोटे को सामने लाया और आर्थिक आधार पर ऊंची जातियों को आरक्षण दिया, वह संविधान विरोधी है। लेकिन OBC समाज में कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा संस्थान सामने नहीं आया जो अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की EWS नीति के तहत मुकदमा कर सके और संविधान में वर्णित जाति व्यवस्था के आधार पर आरक्षण देने के लिए सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक आधार पर, जातीय आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान बाबा साहब ने किया है, आर्थिक आधार पर नहीं किया है। अगर यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट जाता तो निश्चित रूप से EWS कोटा हटाया जाता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक फुट पर आ जाते, और इसी आरक्षण की वजह से ऊंची जातियों के लोग इन्हें 100% वोट दिए, और OBC, दलित और आदिवासी भी भारी मात्रा में नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, उन्हीं से उनकी जीत सुनिश्चित होती है। लेकिन OBC समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज में अभी राजनैतिक चेतना नहीं है, जन जागृति अभियान नहीं चलाया गया है, इनकी आंखें नहीं खोली गई हैं। जो गुलाम बनाते हैं, जो वर्ण व्यवस्था का शिकार बनाते हैं, जो शोषण करते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं, ऐसी मानसिकता बना दी गई है सवर्णों के द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS के द्वारा, कि OBC के भी लगभग 44% वोट मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार जब संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे तमाम नेताओं ने आवाज उठाई और आह्वान किया कि OBC, दलित और आदिवासी इंडिया गठबंधन को वोट दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार सीटें लेकर के आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। हम समझते हैं कि इसी तरह की जन जागृति अभियान और इसी तरह की OBC के बीच चेतना जगाने की ज़रूरत है, और उनकी मनुवादी सोच पर पलीता लगाने की ज़रूरत है। जो अंधविश्वास पाखंड में OBC जी रहा है, बदहाल स्थिति में जी रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसे सामाजिक धार्मिक रूप से सताया गया है, प्रताड़ित किया गया है सदियों से, और उस मानसिकता से आज भी वह उभर नहीं पाया है। तो हम समझते हैं कि अभी जो कुछ दिनों में हलचल हुई है और OBC जनगणना कराने की बात मानी गई है, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। OBC समाज के इतिहास में मील का पत्थर होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए मजबूर कर देना
ओबीसी और राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव की बड़ी जीत मानी जाएगी। हमें लगता है कि कुछ न कुछ दिनों में नीतीश कुमार को भी सद्बुद्धि आ जाएगी और जो अपनी विरोधी विचारधारा के साथ जुड़ करके सरकार का समर्थन कर रहे हैं उनकी भी आंखें खुलेगी और ओबीसी समाज के लिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन में होने और इंडिया गठबंधन की संरचना करने में नीतीश कुमार का योगदान रहा है, उस समय जो उनकी सोच ओबीसी के प्रति रही है वह सोच अभी भी होगी। लेकिन सत्ता की मलाई खाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो समर्थन विरोधाभास पर टिका हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुर दक्षिणपंथी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन नीतीश तो धर्मनिरपेक्ष हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते हैं। तो जो दो विरोधी विचारधाराएं आपस में एक साथ हो गई हैं, यह सत्ता का सुख हासिल करने के लिए, मलाई खाने के लिए है। लेकिन जब इन्हें लगेगा कि इनका ओबीसी वोट, इनका दलित वोट, इनका आदिवासी वोट खिसक रहा है, तो वह फिर से ओबीसी और दलित और आदिवासी के साथ आ जाएंगे और पुरजोर प्रयास करके इस देश में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार नहीं बनने देंगे। जब तक नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं उखाड़ फेंका जाएगा, तब तक हिंदू राष्ट्र बनने का खतरा, संविधान को हटाने का खतरा बना रहेगा। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान हटाया जाएगा, तो लोकतंत्र अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो राहुल गांधी ने पहल की ओबीसी जनगणना कराने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, हम समझते हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। और अब आगे जो भी खबरें आएंगी ओबीसी के लिए वह सकारात्मक खबरें ही होंगी, नकारात्मक नहीं होंगी। आरएसएस की सोच को, आरएसएस के एजेंडे को जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने पलीता लगाया है, हम समझते हैं कि यह क्रांतिकारी काम है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया गया है ओबीसी जनगणना के मामले में, तो बाकी मामले में भी झुकाया जा सकता है, बशर्ते कि एकता होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में और ओबीसी उनका समर्थन करें। तब इस देश से आसन्न खतरे टल जाएंगे और संविधान को हटाने का डर, हिंदू राष्ट्र बनाने का डर जो लोगों के अंदर बैठा हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।